चाहे हो लोगों
लंबा 1991 से लेकर के अब तक का जो उनका अनुभव रहा है, निश्चित रूप से उसे हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह का भाव मुझे देखने मिल रहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बार सभागार में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर से मिले नोटों की गड्डियों पर सवाल उठा। उन्होंने कहा कि जुडिशियल को शर्मसार करने वाली घटना बताते हुए जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वहीं अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जस्टिस वर्मा ने न्यायपालिका को कलंकित किया है। साथ ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पाल ने कहा कि इसके खिलाफ विधेयक लाया जाएगा क्योंकि इस घटना से न्यायपालिका कलंकित हुई है। आज जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आम सभा बुलाई है, इस बात के लिए बुलाई है कि यशवंत वर्मा केस में जैसे जैसे चीजें आ रही हैं, और क्योंकि उनके घर में आग लगने के बाद ये अफवाह फैली या ये आया घटना कि वहां नोटों से भरे हुए बोरे मिले हैं, लेकिन क्योंकि सुबह आई ये खबर, शाम को फिर वो दब गई, फिर ट्रांसफर किया गया 20 तारीख को उनको कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम द्वारा, फिर उसका उनको रोक दिया गया, फिर 24 को फिर कर दिया गया। लेकिन इस बीच ये कोई खबर नहीं आई कि भाई एक्चुअली पैसा किसका था, किसने दिया था और कितना था। ये खबर ना आने के बाद, क्योंकि ये सोशल मीडिया, क्योंकि आज जो है जनता सोशल मीडिया में सभी जागरूक लोग हैं, पूरे देश में ये खबर हर वकीलों को, पूरे हाईकोर्टों को फैली हुई। अधिवक्ता वर्ग ये चाहता है कि जनता में ये ना हो कि हम ऐसी जगह काम करते हैं जहां की घूस से या पैसे से मुकदमों का निस्तारण होता है, ये न फैले, इसलिए जो है अधिवक्ता आंदोलित हुए हैं। क्या कहेंगे? इम्पीचमेंट का है। मैंने कहा कि रामास्वामी के उसमें इम्पीचमेंट चला था, पार्लियामेंट से फेल हो गया, और जो दुर्भाग्यपूर्ण, आज भी ये परिस्थितियां आ गई हैं कि जज को हटाने के लिए इस सरकार को, इस पार्लियामेंट को, इस व्यवस्था को इम्पीचमेंट अवश्य लाना चाहिए पार्लियामेंट में, और इसको इम्पीचमेंट के चलते एक ही रास्ता है, बर्खास्त किया जाना चाहिए। कवियत्री महादेवी वर्मा को नैनीताल के रामगढ़ से अटूट नाता रहा है। बता दें कि महादेवी वर्मा रामगढ़ में न सिर्फ आकर रहीं बल्कि उन्होंने यहां एक मकान भी बनवाया। इतना ही नहीं, महादेवी वर्मा ने दीपशिखा नाम के काव्य की रचना रायगढ़ में ही की थी। वहीं कमाऊ विश्वविद्यालय ने उनके घर पर सृजन पीठ की स्थापना की। 118वें जन्मदिन के मौके पर उनके घर मीरा कुटीर में साहित्यकार जुटे। ऊर्जा तो इसलिए मिलती है क्योंकि महादेवी मतलब अपने आप में एक बड़ी कवित्री तो है ही है, और जो उनका विमर्श है वो नारियों को तो मोटिवेट करता ही है, साथ ही साथ बाकी कवियों को भी मोटिवेट करता है कि खुल के कैसे बोला जाता है, कि कैसे सत्ताओं का या चाहे कैसे अपना विमर्श लाया जाता है सत्ताओं के सामने। और खुल के बोलने का जो कुछ समय से हम जो देख रहे हैं वो थोड़ा कम हुआ है, और महादेवी हमारे लिए आदर्श इसीलिए बन जाती हैं। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा धाम है जहाँ पे मतलब हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज महादेवी जी का 118वां जन्मदिन है। महादेवी जी की स्मृति में रामगढ़ में कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत महादेवी वर्मा सृजन पीठ स्थापित है। प्रतिवर्ष महादेवी जी के जन्मदिन पर हम लोग एक महत्वपूर्ण व्याख्यान, जो कि महादेवी वर्मा स्मृति व्याख्यान शीर्षक से आयोजित करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त साहित्यकार को हम लोग व्याख्यान के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष हमारे देश के एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान कथाकार और वरिष्ठ लेखक श्री देवेंद्र मेवाड़ी इस व्याख्यान को दे रहे हैं। श्री मेवाड़ी विज्ञान के क्षेत्र में साहित्य सृजन में निरंतर विगत 5 दशकों से कार्यरत हैं। उनके व्याख्यान से विज्ञान और साहित्य के बीच में जो समन्वय है, उस स्थिति को हम सब बहुत बेहतर तरीके से जान पाएंगे। मैं ये मानता हूँ साहित्यकारों की कर्म भूमि जो है ये रही है, और महादेवी जी जो है उन्होंने यहाँ पे बीजारोपण किया, अपनी कुटीर बनाई, मेरा कुटीर बनी, यहाँ पर आकर के रहने लगी। और गुरुदेव भी यहाँ पर आकर के ऊपर टैगोर हिल जो है यहाँ पर कहलाता है उसमें आए, और तमाम लोग आगे से लेकर के जाने कितने साहित्यकार यहाँ आकर के इस क्षेत्र में और इन पहाड़ियों में, इन पेड़ों की छाँव में, इनमें रह कर के न जाने कितना कुछ उन्होंने साहित्य रचा। तो वो एक दौर था।
प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद पर उपहार स्वरूप एक ईद किट देने की घोषणा की है, जिस पर अब प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम कर रही है। इनका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, न कि देश और राज्य को विकास से कोई सरोकार रखना। वहीं उन्होंने बीजेपी पर सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अंकिता भंडारी वाला वीआईपी अभी तक सामने नहीं आ पाया। वो लड़की मरने से पहले लिख के गई एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये उसको कमरा बता रहे हैं वीआईपी को। तो ये एक बेशरम पार्टी और बेशरम सरकार है और निश्चित ही इतिश्री इनकी होने वाली है बहुत जल्दी और निश्चित ही निंदनीय है। और जो ये काम कर रहे हैं ये केवल धर्म की राजनीति करना चाहते हैं जिससे देश का नुकसान हो और इनको फायदा। चमोली में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आज जिला सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। जिलाधिकारी ने सभी सड़क निर्माण दायी संस्थाओं को दुर्घटना संभावित स्थलों पर साइन बोर्ड लगाने और संभागीय परिवहन अधिकारी एसडीएम को साथ मिलकर सघन चेक इन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने मोटर मार्ग पर संबंधित मार्ग दायी स्थायी संस्था को यात्रा के पूर्व क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए। रुड़की में 3 बदमाशों ने घर में घुसकर महिला से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल पीड़ित के मुताबिक वह मंगलवार रात अपने गांव गई थी और घर में उसकी मां, पत्नी और बहन थी। बुधवार सुबह करीब 3 बजे उसकी पत्नी को घर में कुछ सामान गिरने की आवाज आई। तभी तीनों बदमाश घर में मौजूद महिला के विरोध करने पर मारपीट उसके साथ की और घर में लगभग 2.25 लाख रुपए की नकद, सोने के जेवरात जिनकी कीमत करीब 30 से 31 लाख रुपए बताई जा रही है, वो लेकर फरार हो गए। वहीं मामले में पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। ये लगभग भाई साहब 2.25 लाख रुपए कैश रखे थे। 2 लाख रुपए मैं गांव से लाया था अभी परसों ही। छोटा सा किसान हूँ। मेरी अलमारी में और 17-18 हज़ार रुपये अलग पर्स में रखे थे। वो मेरी छोटी बिटिया के थे जो सोने में मिले थे और लगभग 15-16 हज़ार रुपये मम्मी के पास थे। बाकी सारा जेवर जितना भी था सोने का चांदी का सब। और ऊपर से आए जी बराबर में भी यहाँ प्लॉट खाली है, ये वाला प्लॉट भी खाली है, सामने का गेट बंद रहा। लगभग जी सभी कैश मिलाकर मैं 30-32 लाख रुपए की चोरी मान रहा। जैसे मैं आई तो देखा मैंने जीने के पास था एक तो, और एक जना इधर था, 3 जने दिखाई दिए मुझे। तो उन्होंने ज्वेलरी वगैरह सब ले रखी थी। उसके बाद देखा पहले तो वो कमरा, फिर हमने उस कमरे में गए, वो भी कमरा खाली था और इधर का भी। हाथापाई आप बता रहे हैं? हाथापाई वैसे हुई है जैसे मैंने शोर मचाया तो जैसे मैं देखा मैंने कहा कौन है ऐसा करा। तो जो सोफे पे ये बैठा हुआ था यहाँ, तो उसने हाथ पकड़े खींचा ऐसा। जैसे मैंने छीना झपटी करी तो उसने हाथ तो छूट गया है, ऐसा देखो कैसा हो रखा है। उसके बाद फिर टी शर्ट पकड़ ली, ये टी शर्ट फटी मैं, लेकिन फिर भी जिन्ना झपटी में पीछे की साइड होगी, मैंने एकदम अंदर जाते ही एकदम गेट बंद कर लिया। कोतवाल साहब ने मुझे मॉर्निंग में बताया था, हमारे सब इंस्पेक्टर और एफएसएल की टीम ने जाके उस पर्टिकुलर जगह पे विजिट किया है। अभी थोड़ा उसमें मैं स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं हूँ कि कितना सामान गया, क्या घटनाक्रम हुआ है। अभी प्रॉपर तहरीर भी नहीं आ पाई है, तो हमने फील्ड यूनिट को बुला रखा है। जैसे फैक्ट आएंगे, जो वादी की तरफ से तहरीर आएगी उसके हिसाब से आएगा। रुद्रपुर में एक बार फिर मित्र पुलिस की बर्बरता सामने आई है, जहां पर रमनपुरा चौक के पे तैनात 2 सिपाहियों पर नाबालिग के साथ मारपीट करने और हथकड़ी लगाकर बैठाने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर नाबालिग के परिजन कांग्रेस नेताओं के सामने कोतवाली पहुंचे और मारपीट करने वाले सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। खेड़े गया था ईद के कपड़े लेने, तो वहाँ से आ रहा था, शाम के सामने मेरी बाइक बंद हो गई बुलेट। फिर मैं उसे स्टार्ट कर रहा था तो उसमें से हल्का सा पटाखा जैसा छूट गया, तो पुलिस वाले आ गए 2 पता नहीं कहीं से। तो फिर उन्होंने मेरी चाबी भी छीन ली, फिर बुलेट मुझे लेके चले गए, मेरा फ़ोन छीन के रामपुरा थाने चौकी में ले गए। फिर उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई मेरे हाथ में, फिर सबने मारा मुझे, हाथ पैर पूर बांध के, मेरे पैरों पे हाथों पे पट्टे मारे मेरे। इन्होंने उसके साथ मार पिटाई करी। मार पिटाई करने के बाद उसको हथकड़ियां लगा दी। हथकड़ियां लगाने में जितना मार सकते थे, पटे भी मारे, जूते भी मारे, हर तरह से उसका मार पिटाई, इतनी ज्यादा मार पिटाई करी कि बच्चा
सुबह 4 बजे उसे जाके छोड़ा गया। एक सूचना प्राप्त हुई थी, हमारे पुलिस ने एक लड़के को पकड़ा जो कि बुलेट मोटरसाइकिल चलाकर और उसमें बुलेट में पटाखे फोड़कर ध्वनि प्रदूषण कर रहा था। पुलिस द्वारा उसको रोका गया तो और उससे पूछताछ की गई, उसकी बाइक फिर सीज भी की गई है और उसी लड़के द्वारा मारपीट के आरोप लगाए गए हैं उसके परिजनों द्वारा, तो उसमें जांच करके कार्रवाई। सीएम के सचिव और कमिश्नर ने मंगलवार को नैनीताल में चल रहे सरकारी कामों का निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि 1 महीने के भीतर सभी कामों को पूरा करें ताकि पर्यटकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं कमिश्नर ने मानस खंडन के तहत चल रहे कामों की गुणवत्ता देखने के साथ साथ काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि वो तत्काल माल रोड के ट्रीटमेंट का काम शुरू करें और साथ ही अवैध तौर पर पड़े सामानों को जब्त करने के लिए नगर पालिका को निर्देश दिए। या बंद के थोड़ा पहले प्रत्येक कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण करते हैं। एक रूटीन प्रक्रिया है जिसमें सभी पूरे कार्यालय का रखरखाव किस तरीके से है और सभी चीज़ों की स्थिति कैसी है उसकी जांच की जाती है और साथ ही बैठक भी की जाती है। मैंने करीब सभी पटलों का कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया है और जो भी इसमें मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है वो नोट करा दिया है ताकि भविष्य के लिए हम बेहतर एक सिस्टम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक फ्रेंडली बना सकें अपने कार्य व्यवस्था को और लोगों की सहूलियत के लिए जितना बेहतर काम कर सकें, इसके लिए मैंने जो भी निर्देश दिए हैं और आगे फिर उसका जब अनुपालन आएगा उसके हिसाब से सभी करीब हमारे पूरे मंडल में 5 जनपद हैं, 5 जनपद की एक कॉमन वर्किंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि सभी जगह एक तरीके से पब्लिक को सुविधाएं मिल सकें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही जन जन के प्रयासों से जल की एक एक बूंद को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के अथक प्रयासों से जल संवर्धन अभियान के तहत विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदेश में जल गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत वर्ष प्रतिपदा विजय और समृद्धि के प्रतीक तथा सृष्टि के शुभारंभ दिन गुड़ी पड़वा से होगी। 30 मार्च से 30 जून 2025 तक चलाए जाने वाले इस जल गंगा जल संवर्धन अभियान में आइए हम सब मिलकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। मरते मरते बचा भाई, पर वो नहीं बच पाए। 15 महीनों में मारे गए 337 नक्सली। छत्तीसगढ़ शासन ने तोड़ी नक्सल कैडर की रीढ़। नक्सल विरोधी छत्तीसगढ़ समर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, प्रगति अब कर रहा है। छत्तीसगढ़ समर रहा है, छत्तीसगढ़ समर रहा है, ये आगे बढ़। सुशासन से बदल रहे हालात, भय मुक्त हो रहा बस्तर, हो रहा सुविधाओं का विस्तार।
फिर से स्वागत है। रुक कर लेते खबरों का। बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इसमें पहले जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया था, जिसकी समय सीमा समाप्त होते ही आज बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मौके पर एसडीएम अजय वीर समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। चौकी क्षेत्र जो कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था, इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीज़ों को देखते हुए फिर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। कितनी पुरानी? देखिए, इस संबंध में तो यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ही जानकारी दी जा सकती है। हमारी जानकारी के अनुसार ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी, और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ नोटिस लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। कितने दिन का नोटिस दिया गया? इसमें ये तो मेरी जानकारी में है 10 तारीख को नोटिस लगाया गया था, जिसमें 10 दिन का समय दिया गया था यूपी से जगह। क्या इसके अलावा ये कार्रवाई तो निरंतर चलती रहेगी। जैसे जैसे संज्ञान में आता जाएगा कोई अवैध स्ट्रक्चर है किसी भी तरीके का हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। रुद्रपुर में भाजपा से निष्कासित पार्षद शिवकुमार गंगवार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मीना शर्मा एसएसपी कार्यालय पहुंची और क्राइम एसपी निहारिका तोमर से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि शिवकुमार गंगवार ने नाबालिग से छेड़छाड़ की है और उनसे पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के दबाव में पुलिस शिवकुमार को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। यहाँ पर जो पीड़िता है, होली वाले दिन पार्षद शिव कुमार गंगवार द्वारा जिस महिला के साथ अभद्रता हुई थी, उसको उस समय कप्तान साहब मणिकांत मिश्रा जी ने जांच करके और पास्को का मुकदमा लगाया, पर आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पार्टी ने भी अपनी समाज में एक छवि बचाने के लिए फौरी तौर पर उसको 6 साल के लिए निकाल दिया है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता या उनके समर्थक लगातार उनके पक्ष में खड़े हैं और इसीलिए गिरफ्तारी की देरी हो रही है। तो हमारा कहना है कि एक तरफ डबल इंजन की ये सरकार भारतीय जनता पार्टी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, तो क्या हम सारी जनता यही समझे कि हमें बेटियों को भारतीय जनता पार्टी के नेता से बचाना है? उत्तराखंड कांग्रेस में नए संगठन और प्रशासन उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है और प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव और राज्य में अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा और कांग्रेस की सोशल मीडिया पर लड़ाई के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की नवनियुक्त संगठन और प्रशासन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना TV24 से खास बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस अब 2027 के चुनाव के लिए जुट गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना इस वक्त हमारे मौजूद है। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हम उनसे बात करने जाए। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धस्माना जी, एक नई जिम्मेदारी मिली है, पहले तो उसके लिए आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नहीं, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं और पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, राज्य के नेतृत्व का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है। हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जो जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके लिए सरकार से लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग राज्य में कांग्रेस को किस तरह से वापस लाएं उसके लिए संगठनात्मक तौर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोग प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी चिंता का विषय है, उसमें सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। राज्य बनने से लेकर अब तक इतनी बेरोजगारी राज्य में कभी नहीं रही जो आज बेरोजगारी है। बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। अनुशासन के फ्रेम में जो कुछ आता है उस सब को हम लोग समाहित करेंगे। अनुशासन का मतलब अनुशासन। अब मैं ही अगर मीडिया में अनुशासन तोड़ने लग जाऊंगा तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अनुशासन का मतलब डिसिप्लिन है और सब लोगों को डिसिप्लिन समझना चाहिए। अभी हमारे साथ बात करें तो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर TV24 से खास बात की। देहरादून से अपने सहयोगी हरीश के साथ आदिल पाशा, TV24। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।